रूसो जो विचार देता है वो देता है ज्ञान के संबंध में कि ज्ञान क्या है, नैतिकता क्या है और ज्ञान और नैतिकता का संबंध क्या है, कला और विज्ञान के विकास ने नैतिकता पर क्या प्रभाव डाला है। तो इस पूरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत को कहते हैं तर्क के विरुद्ध विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। रीजन मतलब तर्क। तो उसका जो ये सिद्धांत है वो कहलाता है रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। रीजन का मतलब तर्क। मतलब हिंदी में अगर इस बात को कहें हम तो आप यूं समझिए तर्क के विरुद्ध विद्रोह। इस शब्द को ध्यान रख लेना। इस शब्द का संबंध किससे है? तर्क के विरुद्ध विद्रोह शब्द का संबंध किससे है? रूसो से है। तर्क के विरुद्ध विद्रोह कि वो किस तरीके से ज्ञान और तर्क उसके विरुद्ध विद्रोह की बात करता है कि इस ज्ञान ने और इस तर्क ने सब कुछ खत्म कर दिया है। इसने पूरी नैतिकता को का पतन कर दिया है, व्यक्ति को भ्रष्ट बना दिया है। अपना ये सिद्धांत देता कौन सी किताब में है? डिस्कोर्स, पहले डिस्कोर्स में, फर्स्ट डिस्कोर्स कह सकते हैं आप इसे। इसको फर्स्ट डिस्कोर्स कहा जाता है। और फर्स्ट डिस्कोर्स इसका नाम क्या है? डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। और ये वही है 1749 वाला जिस द एकेडमी ऑफ डिजॉन की जो लेख प्रतियोगिता थी, निबंध प्रतियोगिता, जिसमें वो फर्स्ट रहा था। अब क्या देता है देखिए तर्क, उसके तर्क को समझना आप कि रूसो की तर्क प्रणाली कितनी सशक्त है। वो कहता है कि देखिए जब आदमी इस दुनिया में आया, सबसे पहले अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी पहली लाइन है ना, इसको भी हम यही समझ लेंगे। इसका अर्थ क्या है कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ भी इसी में समझ लेंगे। तो उसने कहा कि पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई, शुरुआती अवस्था में, जंगल की अवस्था में, जब न ज्ञान था, न विज्ञान था, न कला थी, न भाषा थी, न तर्क थी, न बुद्धि थी, न विवेक था, न साहित्य था, न संगीत था, न सभ्यता थी, न संस्कृति थी, कुछ भी नहीं था। सब चीजों का अभाव। और मानव जंगल की अवस्था में रहता था, वो बोल भी नहीं पा रहा है, भाषा नहीं थी उसके पास, कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी उसके पास विवेक नहीं था, उसके पास समझ नहीं थी। क्या नैतिकता थी उस समय? नहीं थी। नैतिकता की समझ नहीं थी। नैतिकता नहीं थी का मतलब नैतिकता की समझ नहीं थी। और नैतिकता की समझ का मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस बात का ज्ञान नहीं था उसे। नैतिकता की समझ का मतलब यही तो है कि हम ये पहचान सकें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नैतिक है या अनैतिक है। न कुछ अच्छा था न बुरा था। अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं है। उसे पता नहीं है किसी भी बात का, किसी भी चीज का पता नहीं है। अज्ञान, अज्ञानी है कि वो नहीं है वो अज्ञान की अवस्था में है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। अब वो जंगल की अवस्था में है, न उसके पास कपड़े हैं, न अनाज है, न और है, न खेती है, न आग है, न लोहा है, कुछ भी नहीं है। अब उस अवस्था के आदमी को एक बार दिमाग में सोचना आप। देखिए इतिहास की यात्रा करता है रूसो, और ऐसा मानव जब जंगल की अवस्था में रहेगा तो बताइए वो किसी और पे डिपेंड रहेगा या केवल खुद पे डिपेंड रहेगा? केवल खुद पे डिपेंड रहेगा। न तकनीक है, न ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, न अनाज है, न पालतू मतलब पशुपालन है, न खेती है, कुछ भी नहीं है, न आग है। आग है तो अपने आप है, आदमी को जलाना नहीं आता, यही तो है। अब इस अवस्था में जब जंगल में कोई आदमी रहेगा, अब उसे पता है क्या है कि अच्छा तो क्या होता है और बुरा क्या होता है? नहीं है। अगर उसने अपने जैसा किसी और को भी देखा तो ठीक है, वो है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो क्या है, जब भूख लगी ना, भूख तो लगेगी उसे, तो क्या करेगा? कुछ भी खाएगा। मिट्टी भी खाई होगी उसने, कंकड़ भी खाए होंगे, लेकिन हो सकता है उसने बहुत सारी चीजें खाई, उसमें से कोई चीज उसे स्वाद लगी हो। लगी है
तो उसे लगा कि हाँ ये चीज ठीक है, दोबारा वैसी चीज को देखेगा वो और वैसी चीज मिलेगी उसको खा लेगा। प्यास लगेगी तो पानी को पी लेगा, जहां नींद आएगी वहां सो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और उसके कांटा चुभेगा या कुछ भी होगा अगर, तो रोएगा कि नहीं रोएगा? चीख निकलेगी नहीं निकली? नहीं रोएगा? रोना नहीं आता उसे? अरे रोना सीखता थोड़ी ना आदमी, वो तो स्वाभाविक है, चीख चीख के रोएगा। अब उसे ये पता है क्या कितनी डिग्री तक चीखना है? ये पता है क्या उसे कि कितने जोर से रोना बुरा होता है? ये पता है क्या उसे? अगर मान लीजिए आपके कोई चीज, किसी चीज का कुछ भी हो और आपको रोना पड़े, तो अकेले में तो क्या होगा, जब आपको कोई नहीं देख रहा ना, वहां तो क्या आप जी भर के रो लेंगे। लेकिन सबके सामने क्या होगा? इस ज्ञान के विकास ने ही तो गड़बड़ किया है सारा, जिसने ये सिखा दिया है कि रोना बुरी बात है। और खासतौर से आदमियों के रोना, पुरुषों के लिए रोना तो और बुरी बात है, क्योंकि ये लाइन है ना कि मर्द की कभी दर्द नहीं होता, इस लाइन ने पुरुषों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ वो ठीक है, पौरुष का गुण, लेकिन इस पौरुष के गुण का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रोए ना, उसकी स्वाभाविकता खो गई ना। अब वो कह रहा है उस जमाने में जो मानव था, जो भी था, वो अपने हिसाब से रहता था, लेकिन उसमें जो भी चीजें थी वो सारी की सारी नेचुरल थी कि नहीं थी, प्राकृतिक है कि नहीं है, उसमें बनावटीपन कितना है, दिखावा कितना है, क्या वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जब रोना है जोर जोर से रो रहा है, जब हंसना है जोर जोर से हंस रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई उसे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या वो बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, उसे पता ही नहीं है बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है, उसे कोई बात नहीं का ज्ञान नहीं है। तो वो जो जो कुछ भी है ओरिजिनल है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। जो कुछ है एकदम प्राकृतिक, प्रकृति ने जैसा उसको बनाया बगैर किसी मिलावट के वैसा है वो, बिना किसी मिलावट के है। और रूसो कहता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि वो प्रकृति ने जैसा उसको बनाया वो ओरिजिनल रूप है उसका, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है रूसो की नजर में। जहां नींद आई वहां सो लिया, जहां उठा वहां उठ लिया, जहां उसको, मतलब एकदम सब कुछ ओरिजिनल। लेकिन उसने कहा कि आदमी के धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उसने अपने जैसे कई लोगों को और देखा, तो आगे जाके कालांतर में धीरे धीरे करके और क्या हुआ कि समूह में रहने लगा, वो परिवार बना। जैसे ही परिवार बना यहां से दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अब यहां से क्या हुआ कि उसने क्या सीख लिया, यहां से आग का आविष्कार हो गया। पत्थरों की बात थी पहले, धातुओं से चीजें बनाना सीख लिया। यहां से उसने खेती करना सीख लिया, और इस खेती करने के आविष्कार ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। रूसो का कहना है कि खेती के आविष्कार ने सब कुछ गड़बड़ किया है। हालांकि ज्ञान की उत्पत्ति पहले से हो रही है धीरे धीरे करके, अब ज्ञान के विकास धीरे धीरे हो रहा है अगर, तो अब मतलब क्या होने लगा, खेती के आविष्कार ने क्या किया कि इतने दिन तो जहां कहीं जा रहा था वहीं रह जाता था, कोई स्थायी घर नहीं है उसका, कोई स्थायी घर नहीं है, जहां जा रहा है वहीं रह गया आराम से, उसको वापस नहीं लौट के आना है। वापस कहां लौट के आए, क्यों आए? क्योंकि जहां है वही उसका घर है। किसी का ऐसा तो है नहीं कि ये मेरा है ये तेरा है, वो तो था ही नहीं, जो है वो सबका है, जंगल की स्थिति में है वो। लेकिन जैसे ही खेती का प्रचलन हुआ, अब वो खेत को अपने साथ नहीं ले जा सकता। खेती के विकास ने उस व्यक्ति को वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया, स्थायी निवास। और वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया मतलब जहां वो रह रहा है, इसका मतलब वो उसका अपना हो गया, जहां उसने खेती की वो उसकी हो गई। रूसो कहता है कि असल में निजी संपत्ति का और राज्य की का पहला उत्पादक व्यक्ति वो व्यक्ति था जिसने किसी एक निश्चित जमीन को घेर लिया और कहा कि ये मेरी है, और उसे इसकी सहमति, इसकी परमिशन देने वाले लोग मिल गए। वो असल में राज्य की उत्पत्ति का पहला इस तरीके का व्यक्ति था, समाज की उत्पत्ति करने वाला वो पहला व्यक्ति था। समझ रहे हैं आप? तो निजी संपत्ति की उत्पत्ति से क्या हुआ, ये मेरी है, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति हो गई, और यहां से वो उसकी है। अब यहां से गड़बड़ हो गई, समझ गए? और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, ज्ञान का विकास हुआ,
इस ज्ञान के विकास ने अच्छे और बुरे का फर्क पैदा किया, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब उस वहां से कपड़ों से लेकर, अनाज से लेकर, स्टोरेज से लेकर, निजी संपत्ति से लेकर सब चीजें विकसित होने लगी। और धीरे धीरे आगे जाके विज्ञान और कला का जैसे जैसे विकास हुआ, चीजें जो पहले भारी थी, कला ने और विज्ञान ने उसको हल्का किया, उसके मानव तर्क ने और बुद्धि ने, विवेक ने उसको हल्का किया। लेकिन यहां से जो ज्ञान का विकास हुआ, इस ज्ञान के विकास ने मानव की नेचुरलिटी, उसकी प्राकृतिकता, उसकी स्वाभाविकता को खो दिया। इस तर्क ने उसने जो मानव एकदम पहले नैतिक पूरी तरीके से, इसमें कोई मिलावट नहीं है, अब वो क्या करता है, अब उसमें मिलावट आ गई। अब उस ज्ञान ने उसको ये बता दिया कि ये अच्छा, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये बता दिया। इससे क्या हुआ, मानव अपने स्वाभाविकता को खो दिया उसने, और बहुत नैतिकता का पतन हो गया, नैतिकता, मोरलिटी खो गई। वो कहता है, जैसे उसने कहा ना, मानव स्वतंत्र पैदा होता है। स्वतंत्र पैदा होता है का मतलब, जब जन्म लेता है छोटा बच्चा, तो वो फ्री है कि नहीं है? फ्री होने का मतलब उसे किसी बात का ज्ञान नहीं है, उसकी स्थिति वैसी तो है जैसी हम बात कर रहे हैं पुरानी उस स्थिति में, वैसी है। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं है अच्छे बुरे का, क्या करना अच्छा और क्या करना बुरा है। वो जब जी चाह रहा है, बच्चा रो रहा कि नहीं रो रहा है, और कितना रोना है ये भी उसको नहीं पता है। उसका हंसने का मन कर रहा है तो हंस भी रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर वाले लोग देख देख के उसे हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। अच्छा, गोद में ले लिया किसी ने तो उसको वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी उसको नहीं पता है, नहीं पता है ना। वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र, कोई उसके ऊपर नियम लागू नहीं होते, कोई उस पर नियंत्रण नहीं है, कोई उसके ऊपर कुछ नहीं है, एकदम फ्री है वो, सब कुछ फ्री, फ्रीडम है ये, स्वतंत्र पैदा है। इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों होते हैं? वो इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें किसी अच्छे बुरे का, नैतिक अनैतिक का, शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो नेचुरल हैं, जो है वो नेचुरल है, उनमें मिलावट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, पहचान करने लगता है, अच्छा जब वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है, उस वक्त वो सीख रहा होता है क्या? सीख तो रहा ही होता है। बच्चे की सीखने की चीजें तो लगातार जारी है। वो जब केवल सुन रहा है, आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि उसके ऊपर हंसते हैं, तब भी वो सीख ही रहा है, सब कुछ पता है उसको, सब चीजें। और कनेक्शन है ना, उसे पता है कि कौन मेरे पास सबसे ज्यादा आता है, कौन मुझे सबसे ज्यादा लाड करता है, उसको पता है सब चीजें। वो बोल नहीं पा रहा है, जब बोलेगा तो बता देगा अच्छे से, और बोलेगा तो सबसे पहले भी वही बोलेगा। समझ गए ना? तो अब क्या हुआ, उस बच्चे को धीरे धीरे पता चला, उन चीजों को सीखा उसने। सबसे पहले जैसे ही थोड़ी सी समझ आई, हमने उसे सिखाया कि सबसे पहले तो ये जो गोद में तुम करते हो ना, लेते, ये गलत है, इसको तुम्हें एक निश्चित जगह पे जाके करना है, यहां नहीं करना है। बताइए, पहला प्रतिबंध लगा कि नहीं लगा? प्रतिबंध लगा। इतने दिन वो फ्री था, जंजीर, पहली जंजीर कसी कि नहीं कसी? कस गई। उसके बाद में उसको धीरे धीरे जब ऐसा बोलना आएगा या कुछ भी आएगा, तो हम उसको समाज में जो चीजें अच्छी हमने पहले से तय कर रखी हैं, उसकी नजर में तो क्या अच्छा है क्या बुरा, उसे कुछ नहीं पता है। वो कुछ भी सुन रहा है, वही बोल रहा है। उसने किसी घर में किसी से गाली देते हुए सुन लिया, बाई चांस ज्यादा सुन लिया, उसने वो बोल दिया। उसे पता थोड़ा ना ये अच्छा है कि बुरा है, और उसे कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है, ये बुरी बात है। अब क्या हुआ, उसने ये देख लिया कि ये करना गलत है। दूसरी जंजीर आई। अब उसे सिखाया कि जो भी आएंगे ना, उनके पैर छूना है, चाहे नैतिक है, अच्छी बात है, या हमने इसको अच्छी बात में शामिल कर रखा है। लेकिन अब तक वो फ्री था, लागू नहीं था, ये बात और लागू हो गई उसके ऊपर। धीरे धीरे हर एक चीज लागू हो गई उसके ऊपर। जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, तब उसे यह है कि तू जो रो रहा है ना, ऐसे ये गलत बात है। रोए तो रो सकता है, लेकिन एक इतनी सीमा तक, इस सीमा से ज्यादा, इस डिग्री से ज्यादा नहीं जाना है। डिग्री तय कर दी, इस डिग्री से ज्यादा जाना बुरा लगता है। अच्छा, महिला है तो थोड़ा सा इससे डिग्री थोड़ी सी और ज्यादा, पुरुष है तो डिग्री कम।
और जैसे जैसे पुरुष बढ़ेगा उसकी डिग्री और कम होती चली जाएगी। अच्छा, हंसना भी एक लिमिट में, हंसना भी एक लिमिट में है। इस मुस्कुरा सकते हो, हंस नहीं सकते। हंसोगे तो इस सीमा तक हंसोगे, उससे ज्यादा नहीं हंसोगे, क्योंकि वो समाज में बुरा माना जाता है। समझ रहे हैं आप ये बात? घर पे रहना है तो ठीक है, कैसे भी रह सकते हो। बाहर जाओ तो ये शीशा है, इसमें शक्ल देखनी है पहले, ये कंगा वंगा है तुम्हारा, और इसमें अपनी शक्ल को सुधार के जाना है बाहर। ये प्रतिबंध लगे कि नहीं लगे? पहले वो क्या था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समझ रहे हैं आप ये बात? ये सब चीजें क्या है, वो कहा ना उसने, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जंजीरें, ये सारी जंजीरें हैं रूसों की नजर में। अच्छा, ये सब चीजें उसको जंजीरें कहां से आई? बाहर से, समाज से। और समाज में ये चीजें किस रूप में है? जो सीख ही तो रहा है, ज्ञान ही तो है। तो इस ज्ञान ने क्या कर, ज्ञान की वजह से वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है कि नहीं है? इस पूरे ज्ञान की वजह से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। समझ गए? जंजीरों से जकड़ लिया, उसको आजाद नहीं छोड़ा। इस ज्ञान ने उसको आजाद नहीं छोड़ा, इस ज्ञान ने उसको बांध दिया पूरी तरीके से। इसीलिए देखिए, जितने सभ्य समाज होते हैं ना, जितने समाज जो कि बहुत बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा सभ्य नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, चाय पीते समय आवाज आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी सिविल सोसाइटीज है ना, जितनी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी मान लीजिए आप, ऊंची दर्जे की सोसाइटी, वहां ये है, ये बात है कि चाय पीते टाइम आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी को सुननी नहीं चाहिए ये, वरना बुरा लगेगा। अपन तो मजो ही को नहीं हो चाहे बिना आवाज के, तो को नहीं आवा ना। जब तक आवाज ना हो तो उसका मजा नहीं आएगा अपने को। तो ये क्या है? ये बंधन ही तो है, बंधन ही है ना, ये बंधन है। तो रूसों का वो जो है ना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वो सर्वत्र जंजीरों से झगड़ा, उसका अर्थ ये है? हाँ, ये है, ये लाइन, इस लाइन का वास्तविक अर्थ ये है कि वो किस तरीके से वो जंजीरों से जकड़ा हुआ, कितनी सारी जंजीरें हैं उसके ऊपर। जन्म लेता है तो स्वतंत्र है एकदम, वरना सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस लाइन का वास्तविक अर्थ ये है। ठीक है, अब देखिए, तर्क के विरुद्ध विद्रोह की बात करता है। इस ज्ञान ने, इस विज्ञान ने, इस कला ने, इस साहित्य ने, जो जो सीखा आदमी ने, किसके माध्यम से सीखा? तर्क के माध्यम से सीखा, बुद्धि से सीखा, तर्क के माध्यम से सीखा, विवेक से सीखा, बुद्धि से सीखा, और बुद्धि के माध्यम से क्या हुआ? ज्ञान, ज्ञान का विकास हुआ। और ज्ञान ने किस किस को बढ़ावा दिया? कला को बढ़ावा दिया। ज्ञान ने किसको बढ़ावा दिया? विज्ञान को बढ़ावा दिया। और जैसे जैसे इसको बढ़ावा मिला, इस तर्क शक्ति ने, वो कहता है ये तर्क है ना, ये बुद्धि है, विवेक है, ये व्यक्ति को क्या बना देती है? वो व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देती है, आत्म केंद्रित बना देती है। रूसों की देखिए एक एक बात आपको बहुत सच लगेगी कि इसकी मानव मनोविज्ञान की समझ कितनी गहरी है। बुद्धि और तर्क व्यक्ति को आत्म केंद्रित बना देता है। आत्म केंद्रित का मतलब स्वार्थी बना देता है। वो अपना अपना सोचेगा, अपनी बात सोचेगा पहले, और अपना सोच के ही वो सारे काम करेगा। वो असल में रूसों का मानना है कि तर्क और बुद्धि, इनके बजाय रूसो जोर किस पे देता है? रूसो जोर किस पे देता है? कॉन्शियसनेस पर। कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या कहेंगे? अंतःकरण, चेतना, चेतना या अंतःकरण। रूसो अंतःकरण का समर्थन करता है, चेतना का समर्थन करता है। मानव मन की चेतना, वो कहता है इस तर्क के बजाय चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतःकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉन्शियसनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो कहता है इस कॉन्शियसनेस के दो, इस कॉन्शियसनेस में दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, दो मूल गुण होते हैं चेतना में। कौन कौन से? एक गुण होता है आत्म प्रेम का। देखिए, इससे जोड़ेंगे हम आगे वापस इस बात को। और दूसरा होता है, एक तो आत्म प्रेम और दूसरा सहानुभूति। मानव कॉन्शियसनेस की, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की, मानवीय चेतना की, मानवीय अंतःकरण की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, दो मूल गुण होते हैं। एक आत्म प्रेम, अपने आप से प्रेम करना, दूसरा सहानुभूति। तो सहानुभूति किससे होती है? दूसरों से होती है। अच्छा, आत्म प्रेम को उसने बुरा नहीं माना बिल्कुल,
आत्म प्रेम मतलब अपने आप से प्रेम करना। वो ठीक है, रूसो उसका उसको बुरा नहीं मानता है, क्योंकि आत्म प्रेम है इसीलिए तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं। अपने आप से प्रेम, अपने आप को बचाए रखना। होब्स के आत्म संरक्षण जैसा ही है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। वो अपने आप को बचाने के लिए लोगों को मार रहा है। वो कह रहा है ये अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रयास कर रहा है कि मैं अपने आप को जीवित रख लूं बस। इसकी वजह से वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि उसके अंदर एक गुण ये सहानुभूति का भी है। वो दूसरों से सहानुभूति रखता है, दूसरों से के प्रति प्रेम का भाव रखता है, दूसरों के दर्द को पहचानने का भाव रखता है, दूसरों के दर्द को पहचानता है वो। और दूसरों के दर्द को, दूसरों की तकलीफ को चूंकि पहचानता है, इसलिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सहानुभूति का भाव है। तो आत्म प्रेम की वजह से उसके अंदर अपने आप के प्रति प्रेम है। थोड़ा स्वार्थ का पुट होगा कि नहीं होगा? स्वार्थ का पुट होगा। और इसकी वजह से परार्थ का पुट होगा। इसके माध्यम से उसके अंदर स्वार्थ का भाव है, और इसके माध्यम से उसके अंदर, इसकी वजह से उसके अंदर परार्थ का भाव है। और ये कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस शुरू से एकदम बैलेंस में है। आत्म प्रेम और सहानुभूति दोनों गुण बैलेंस में है, और बैलेंस में होने की वजह से वो अपने आप को के अस्तित्व को भी बनाए रख पा रहा है आत्म प्रेम की वजह से, और वो सहानुभूति के भाव की वजह से दूसरों के साथ अपने उन सब चीजों को भी बैलेंस में रख पा रहा है। उनमें बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मानव में जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ, तर्क और बुद्धि का विकास हुआ, विवेक जितनी बेहतर तरीके से आगे उसने विकास किया, जितना आगे प्रगति की, मानव क्या होता चला गया उस विज्ञान, क्योंकि ज्ञान मानव को, ज्ञान है वो व्यक्ति को, तर्क है वो व्यक्ति को आत्म केंद्रित बनाता है। तो उसकी वजह से ये आत्म प्रेम का भाव वो ज्यादा विकसित हो गया। वो जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, आत्म प्रेम ऊपर उठने लगा तर्क की वजह से, ज्ञान की वजह से। और सहानुभूति का गुण है उसके अंदर गुण है, लेकिन उसमें गिरावट आने लगी। जब आत्म प्रेम का भाव बढ़ने लगेगा तो कौन सा भाव बढ़ेगा? स्वार्थ का भाव बढ़ेगा। और ये तो बढ़ा, और सहानुभूति का भाव ये कम होने लगा, तो परार्थ का भाव क्या हो गया? इसमें गिरावट आने लगी। तो इससे क्या होगा? हर एक व्यक्ति स्वार्थ की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो इससे नैतिकता का क्या होगा? जब स्वार्थ भाव ज्यादा बढ़ेगा, जब दोनों में बैलेंस है, तब तो नैतिकता बनी हुई है समाज में। और स्वार्थ का भाव ज्यादा बढ़ रहा है, अपना ही हित करना है मुझे, दूसरों का चाहे कितना नुकसान हो जाए, तो इससे नैतिकता का क्या होगा? पतन हो जाएगा। तो नैतिकता के पतन की मूल वजह क्या है? बताइए। नैतिकता के पतन की मूल वजह क्या है? तर्क है। नैतिकता के पतन की मूल वजह क्या है? ज्ञान है। और नैतिकता के पतन की मूल वजह क्या है? यही उसका सिद्धांत है। तर्क के विरुद्ध विद्रोह यही कहता हुआ अपने इस पहले डिस्कोर्स में कि कला और विज्ञान ने नैतिकता का पतन क्यों कर दिया, कैसे कर दिया है, वो इस तरीके से कर दिया है। समझ पा रहे हैं आप? अब देख लीजिए रूसो की बात को। चाहे आप इस बात को क्या जानते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा ये बात, और आगे अगर नहीं किया है अभी तक बहुत ज्यादा, तो जीवन बहुत है आगे अभी, इस बात को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से अनुभव करेंगे आप। आप देखेंगे कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, या जितने ज्यादा उच्च स्तर के बौद्धिक लोग हैं, या जो जितने ज्यादा आगे बढ़ गए, प्रोग्रेस कर ली, वो उतने स्व केंद्रित बनते चले गए, वो उतने सिमटते चले गए, अपने तक सीमित होते चले गए, और उनके बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उनका पड़ोसी क्या कर रहा है या उनके पड़ोसी की क्या दिक्कत है। जबकि आप देखेंगे कि किसी गांव में ढाणी में रहने वाला कोई एक बहुत साधारण किस्म का आदमी, उसके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी पड़ोसी के पास है, अगर वो भूखा है तो। घर में अगर कोई पकवान नया बनता है तो 1 कटोरी पड़ोसी के पास जाएगी। कैसा नहीं है? आप देखेंगे कि मानवीय रिश्तों में, भाइयों के आपस में बहुत प्रेम, भाई और बहनों के बीच के प्रेम में आप देखेंगे कि जो बहुत साधारण किस्म के लोग हैं उनमें बहुत गहरा प्रेम है। वो आराम से 5-7 भाई बहन है तो आराम से एक साथ रह जाएंगे। और जितने ज्यादा ऊपर विकास कर लिया, उनके अपने अपने कमरे हो गए एक एक के, उनको अपने कमरे में जो दूसरे कमरे में जो दूसरा भाई है ना, वो भी नहीं सो रहा है, उसको वो घर से बाहर चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? तो असल में इस ज्ञान ने और इस विज्ञान ने, इस तर्क ने, इस बुद्धि ने व्यक्ति को क्या बनाया है? आत्म केंद्रित बनाया है।
केवल अपना स्वार्थ, ऐसा है, केवल अपना स्वार्थ, यह हकीकत है। स्वार्थी बना दिया। जैसे आप पिछड़े समाजों में जो आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम नहीं है, ज्ञान की दृष्टि में बहुत आगे नहीं है, उनमें सामूहिकता देखेंगे आप, सामुदायिकता देखेंगे, वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के दिक्कतों में काम आते हैं, ऐसा है ना? इसका मतलब उनमें सहानुभूति का भाव है, आत्म प्रेम तो है, लेकिन सहानुभूति भी है दूसरों के साथ, तभी तो सामूहिकता का भाव है। सामूहिकता का भाव, सामुदायिकता का भाव कब रहेगा? जब दूसरों के प्रति वो सहानुभूति रहेगी, दूसरों के दर्द को पहचानने का भाव रहेगा, और वो सब में रहेगा। कबीलाई संस्कृति में एकजुटता क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनमें सहानुभूति का भाव रहता है, दोनों में बैलेंस होता है। जैसे जैसे हम विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सहानुभूति का तत्व गौण होता चला जाएगा और आत्म प्रेम का तत्व ज्यादा और ऊपर उठता चला जाएगा। आत्म केंद्रित हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है, स्वार्थ का भाव बढ़ जाता है। इसीलिए देखिए, शहरीकरण जितना ज्यादा होगा, एकल परिवार उतने बढ़ेंगे। गांव में आपको संयुक्त परिवार मिलेंगे, ऐसा है कि नहीं है? वजह क्या है? वजह यही है कि वो जो आगे बहुत नहीं बढ़े हैं, उनमें अभी सामूहिक सहानुभूति का गुण, सहानुभूति की मूल प्रवृत्ति अभी उसमें उतना गिरावट नहीं हुई है, उसका बैलेंस है। जिसने ज्ञान जितना ज्यादा पा लिया, वो एकाकी होता चला गया, वो अकेलापन उसमें आता चला गया, वो स्वार्थी होता चला गया, वो केवल अपनी सोचता है, दूसरों की नहीं सोचता है। समझ पा रहे हैं आप? क्या रूसो का ये जो मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान की समझ, क्या वो ठीक नहीं है? और कितनी बेहतर तरीके से उसने इस बात को साबित किया है तर्क के साथ। अब देखिए, रूसो का विरोधाभास क्या है। जहां एक तरफ वो कहता है, तो अब इसके लिए वो कहता क्या है, पहले तो वो समझ लीजिए। वो दो चार शब्दावलियों का प्रयोग करता है कि असल में तर्क क्या है। तर्क ने व्यक्ति को क्या कर दिया? भ्रष्ट बना दिया। कला और विज्ञान ने व्यक्ति को पतन कर दिया है। तो यहां पे कहता है कि दर्शन जो है, दर्शन मतलब का दर्शन क्या माना जाता है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता मानते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन के बारे में वही तो समझ पाता है जिसके अंदर तर्क बहुत गहरा है। तो दर्शन क्या है? वो कहता है कि दर्शन केवल शाब्दिक, केवल शब्दाडंबर है, शब्दों का आडंबर है, शब्दों का आडंबर मात्र है दर्शन केवल, या बौद्धिक आडंबर कहता है। बौद्धिक आडंबर समझ लीजिए इसको। दर्शन को उसने क्या कहा? बौद्धिक आडंबर कहा, कि दर्शन बौद्धिक आडंबर है। किसने कहा? रूसो ने कहा। वो कहता है विज्ञान क्या है? वो कहता है विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासाएं हैं केवल, या निष्क्रिय उत्सुकता, या निष्क्रिय जिज्ञासा। विज्ञान को उसने निष्क्रिय जिज्ञासा कहा, दर्शन को उसने बौद्धिक आडंबर कहा। उसने कहा ये जो संस्कृति, ये सभ्यता है ना, सभ्यता, सभ्य समाज, ये सभ्यता क्या है? जो आप कहते हैं सभ्य होना, सभ्य समाज होना जरूरी है, शिष्टाचार। सभ्यता या शिष्टाचार एक ही बात है। शिष्टाचार क्या है? ये असल में उसने कहा कोरे चमकीले फीते मात्र हैं, कोरे चमकीले रंगीन फीते। दिखावटी है केवल। चमकीले रंगीन फीते का मतलब केवल दिखा। हम शिष्टाचार, शिष्टाचार करते हैं ना, किसी को देख के मुस्कुराना है, तो ये शिष्टाचार ही तो है। तो इस शिष्टाचार में वो कहता है केवल दिखावटी है, अंदर से उसके विरुद्ध जहर भरा पड़ा है, सामने से मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है? केवल दिखावटी है, नेचुरलनेस खत्म कर दी है, स्वाभाविकता है ही नहीं, केवल और केवल दिखावटी है सब कुछ चीजें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेचुरलिटी को दिखाना है, लड़ना ही है सामने वाले से जाके, इसका मतलब ये नहीं कर लेना है। समझ गए ना? तो वो कहता है कि विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासाएं हैं, सभ्यता या शिष्टाचार कोरे चमकीले रंगीन फीते हैं। वो कहता है कला और विज्ञान ने, अच्छा इससे पहले एक कोटेशन देखिए और बता देता हूं मैं।
वो कहता है कि तर्कशील व्यक्ति या विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। मतलब तर्क करने वाला व्यक्ति, सोचने वाला व्यक्ति, जो सोचता है ना, तर्क करता है, विवेक बुद्धि का प्रयोग करता है, वो क्या है? वो पतित पशु है, एक जानवर जैसा है, गिरा हुआ जानवर है। और वो कहता है कि कला और विज्ञान ने मानव को क्या कर दिया है? भ्रष्ट बना दिया है, मानव का नैतिक पतन कर दिया है, मानव को भ्रष्ट कर दिया है। समझ गए? ये तर्क के विरुद्ध विद्रोह है। तो तर्क का समर्थन नहीं कर रहा, वो तर्क के विरुद्ध विद्रोह करता है। और यही वजह है कि रूसो असल में पुनर्जागरण का समर्थन करता है कि विरोध करता है? बोलिए। विरोध करता है। वो प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट, इसका विरोध करता है। प्रबोधन काल का, एनलाइटनमेंट का विरोध करता है, रेनेसा का विरोध करता है कि इन चीजों की वजह से व्यक्ति और पीछे चला गया है, व्यक्ति का नैतिकता और ज्यादा पतन हो गया उसका। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे दादाजी से कहते सुना होगा ना कि हमारे जमाने में चीजें ठीक थी, आजकल की तो हवा ही खराब हो गई है। ऐसे कहते हैं ना, नैतिकता का पतन हो गया है। दादाजी से कहते सुना होगा। पिताजी की उम्र में थोड़ी सी, वर्तमान समय में नैतिकता पतन ज्यादा हो गया। पिताजी की उम्र में उसकी तुलना में कुछ बेहतर था, दादाजी की तुलना में उससे कुछ बेहतर था। मतलब नैतिकता का लगातार पतन होते ही जा रहा है। और यह लग रहा है कि जैसे इससे ज्यादा तो क्या गिरेंगे। लेकिन आप सोचिए, मध्यकाल में भाई भाई को मार रहा था, प्लेटो के जमाने में भी ऐसी ही चीजें चल रही थी। तो ये नैतिकता का पतन तो महाभारत काल में भाई भाई को नहीं मारा था क्या? आज के कितने साल पहले की घटना है। तो मतलब नैतिकता का पतन तो उस समय भी था। हालांकि आज के जमाने की तुलना में अगर देखें तो काफी हद तक चीजें बेहतर थी, लेकिन चीजों में गिरावट तो थी, वह अब लगातार और तेज गति से गिर रही है। तो रूसो पुनर्जागरण का और प्रबंधन काल का विरोध करता है। अब रूसो में एक चीज विरोधाभास देखना आप। एक तरफ रूसो कहता है कि तर्क करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, विचार करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, इसलिए तर्क करना ही नहीं चाहिए, विचार करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ खुद बहुत ही तार्किक व्यक्ति है। और खुद तार्किक है तभी तो ये सब चीजें सिद्ध कर रहा है। उच्च स्तर का तार्किक व्यक्ति नहीं है क्या खुद? चिंतनशील व्यक्ति को पतित पशु कहता है कि चिंतन करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, और खुद चिंतन, गहरे चिंतन में लगा पड़ा है कि नहीं है? ऐसा है। तो वो असल में अपने इस दर्शन के माध्यम से साबित करना चाहता है कि इस ज्ञान के विकास ने व्यक्ति का नैतिक पतन कर दिया है। क्या ये बात समझ आ रही है आपके? तर्क के विरुद्ध विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। बढ़े आगे, यहां तक ठीक है मामला। इसके आगे समझिए उसका एक दूसरा बिंदु, दूसरे डिस्कोर्स की बात करते हैं। पहला डिस्कोर्स समझ आ गया। अच्छा, ज्ञान ने, कला ने और विज्ञान ने कैसे व्यक्ति की नैतिक पतन कर दिया है, समाज का, लोगों का, ये समझ आ गया। क्योंकि कला और विज्ञान कहां से आया? ज्ञान से। ज्ञान कहां से आया? तर्क, विवेक और बुद्धि से। और तर्क और विवेक और बुद्धि जिसमें जितने ज्यादा होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है? वो आत्म केंद्रित हो जाता है। आत्म केंद्रित होने का मतलब क्या हो जाता है? स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी होगा तो क्या होगा? इन दोनों में से कौन से गुण का विकास होगा? आत्म प्रेम का। आत्म प्रेम होने की वजह से स्वार्थ गहरा हो जाता है और सहानुभूति का भाव कम हो जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। ये पूरी सीरीज समझ पा रहे हैं आप?